निज़ाम फ़तेहपुरी साहब का एक शेर है कि मुर्दों की बस्ती यहाँ ज़िंदा कोई नहीं। मुर्दों की बस्ती यहाँ ज़िंदा कोई नहीं, आवाज़ हक के डर से उठाता कोई नहीं। आँख में पट्टी बांध के बेअक्ल जीते हैं, ये ज़िंदगी 4 दिन की समझा कोई नहीं। नमस्कार, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। आप सोच रहे होंगे कि आज मैं ये शेर क्यों आपकी नज़र कर रहा हूँ। निज़ाम फ़तेहपुरी साहब की गज़ल के 2 शेर हैं। दरअसल ये पूरी गज़ल है, पूरी गज़ल तो नहीं, 2 शेर आपके नज़र किए हैं क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि थक हार के राहुल गांधी भी अब मुर्दों की बस्ती को जगाने की कोशिश में लगे हैं। ये मुर्दों की बस्ती से मेरा मतलब उन लोगों से है जो जानते सब कुछ हैं, देख सब कुछ रहे हैं, घर के ड्राइंग रूम में डिस्कस करते हैं, सब चीज़ों पे कहते हैं, राय रखते हैं कि ये अच्छा नहीं हो रहा, ये देश के लिए ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए, लेकिन आवाज़ उठाने का दम किसी में नहीं है। यूँ तो महफिलों में, बैठकों में, दफ्तरों में सरकार की हर नीति की आलोचना करेंगे, सवाल उठाएंगे, लेकिन जब बात वोट देने की आती है तो उन समस्याओं, उन ज़रूरतों और उन सवालों पर कहीं ना कहीं डर हावी हो जाता है। और इसी बस्ती को मुर्दा बस्ती मैं कह रहा हूँ, क्योंकि जहाँ पर आवाज़ उठाने का किसी में दम न हो, वो बस्ती जिंदा कहलाने के लायक तो कतई नहीं है। जब जब जिस जिस देश ने आवाज़ उठाने में कंजूसी की है या डर दिखाया है, तब तब उस देश का पतन हुआ है और उस देश पर एक ऐसा शासक या ऐसा शासन बैठ गया है जिसने फिर मानवता और उस देश की सभ्यता दोनों को चकनाचूर किया है। दुनिया भर के कई देशों का इतिहास उठा के देख लीजिए। एक ज़माने में अफ़गानिस्तान को पेरिस के बाद फैशन के लिए दूसरे नंबर पे माना जाता था। एक ज़माने में ईरान जैसा देश अपने खुलेपन के लिए कई यूरोपीय देशों को भी पीछे छोड़ता था, लेकिन वहाँ के लोगों पर, दोनों देशों के लोगों पर जब एक कट्टरवाद की आंधी चढ़ी या कट्टरवाद की चादर लोगों के आंखों पे चढ़ाई गई, तो उन्होंने आवाज़ उठाना छोड़ दिया। और आज दोनों देशों की हालत क्या है आपके सामने है, खासकर महिलाओं के लिए। जिस अफ़गानिस्तान में कहा जाता था एक वक्त में दुनिया में सबसे ज़्यादा महिला प्रोफेसर्स थी जो यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाती थी, आज उस देश में लड़कियों के लिए शिक्षा पाना दूभर है। जिस ईरान में जीन्स पहनना लड़कियों के लिए बहुत, जीन्स स्कर्ट्स पहनना बहुत नॉर्मल हुआ करता था, आज वहाँ पर कोई अगर जीन्स पहने कोई विदेशी महिला भी दिखे तो बड़ा ताज्जुब सा समझा जाता है या स्कर्ट पहने हुए। वो सिर्फ इसीलिए मैंने इन 2 देशों का उदाहरण दे रहा हूँ, बहुत से ऐसे देश हैं क्योंकि इन देशों ने वक्त पर आवाज़ नहीं उठाई। क्या अपने आसपास झांक के देखिए, आज जो इस देश में हो रहा है, आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं हम भी उसी रास्ते पर चले हुए हैं? जिस देश में सरकार अपने आप को हिंदुत्व और हिंदुओं की रक्षक कहकर सत्ता में आई हो, उस देश में एक स्वामी या यूँ कहिए सबसे बड़े मठों में से एक शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद के साथियों को घसीटती है, उनके साथ दुर्व्यवहार करती है एक स्टेट की पुलिस। उस स्टेट की पुलिस जिस स्टेट का मुख्यमंत्री खुद योगी कहलवाता है और भगवा पहनता है, और मजबूरन शंकराचार्य को रात से लेके धरने पर बैठना पड़ता है। उनके साथियों के साथ जो मारपीट, जो बर्बरता हुई है, वो मैं आपको दिखा भी नहीं सकता क्योंकि यूट्यूब की भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। एक शंकराचार्य के साथ ऐसा दुर्व्यवहार और उसके साथियों के साथ बर्बरता
वो भी उस देश के उस राज्य में जो अपने आप को हिंदुओं के सर्वे सर्वा कहते हैं, तो फिर बाकी समुदाय के लोग कैसे सुरक्षित हो सकते हैं? ये सिर्फ दुश्मन ऐसे लोग किसी एक समुदाय के नहीं हैं। दरअसल अब वो बात पे बड़ी पुख्ता विश्वास मेरा तो होता जा रहा है कि दरअसल हिंदुत्व खतरे में है, हिंदू खतरे में कह कह कर लोगों को सच में हिंदुओं के लिए ही खतरा तैयार किया जा रहा है। दूसरी तरफ बनारस का, वाराणसी का मशहूर मणिकर्णिका घाट पर क्या हुआ ये आपने देखा पिछले 2-3 दिनों में। जब सच्चाई सामने आई तो वही मुख्यमंत्री कहते हैं कि एआई जनरेटेड वीडियो है, जबकि वहाँ के जो लोकल पंडित हैं उन्होंने कई वीडियो बना दिए उसके बाद जो सच्चाई भी दिखाई। मैं उस पर नहीं जाऊँगा, छोड़िए, उससे आगे की बात करते हैं। उससे आगे की बात इसलिए कर रहा हूँ कि देखिए, आपके जो विश्वास है, आपकी जो आस्था है, आपको जो धर्मांध बनाया गया है हिंदुत्व को लेकर, उसका क्या फ़ायदा उठाया जा रहा है। ये तस्वीर देखिए, उसी मणिकर्णिका घाट पर जहाँ लोगों का अंतिम संस्कार होता है, जिसको लेकर विवाद है, वहाँ पर भी बीजेपी अपना झंडा गाड़ रही है, अपना झंडा लगाने से नहीं चूकी। यानी कि मरे हुए लोगों से भी, उनके साथ जो अंतिम यात्रा में आते हैं, उनसे भी राजनीतिक फ़ायदा लेने के लिए जो पार्टी नहीं चूक सकती, वो पार्टी दरअसल किसी की रक्षक कैसे हो सकती है, सवाल ये है। लेकिन उससे बड़ा सवाल ये है कि ये बात कहेगा कौन? जो बोला वही फंसा, जिसने सवाल उठाया उस पर मामले दर्ज। इसीलिए पूरे देश में एक डर का माहौल है और इस डर के माहौल में इस बस्ती को मुर्दा बस्ती बना दिया है और इसे जगाने के लिए लाख कोशिशें हो रही हैं, लेकिन ये बस्ती अपने घर तक ही जगती है, बाहर आते ही फिर मुर्दा हो जाती है। इस बस्ती के लोग बाहर आते ही मुर्दा फिर हो जाते हैं और ऐसी ही बस्ती को जगाने की कोशिश न जाने क्यों, लेकिन अब राहुल गांधी भी करने लगे हैं। All over the country, we see people who believe something but don't have the courage to say it. But great nations are not built in silence. Great nations, great people are built when they express their views, their opinions, and fight for their views and their opinions. Embedded in the culture of silence is also the idea of greed. Greed. Not greed. That it does not matter what is happening as long as I am getting what I need. I don't need to say anything. I can watch people being humiliated, people being murdered, people being killed. As long as I'm okay, everything is okay. That culture of greed. ये दरअसल राहुल गांधी ने बात केरल में कही। केरल में इसलिए कही राहुल गांधी ने, इस बात में एक चीज़ और जोड़ी। उन्होंने कहा सवाल जो राहुल गांधी ने सवाल उठाए बड़े वाजिब उठाए केरल में, क्योंकि अभी हाल ही में कांग्रेस ने पंचायत चुनाव जीते हैं और एक तरफा जीते हैं। अब 1-2 महीने में विधानसभा चुनाव होने हैं तो कांग्रेस की जीत की प्रबल जो है दावेदार मानी जा रही है। तो वहाँ राहुल गांधी ने अपने जीते हुए पंचायत प्रतिनिधियों से यही पूछा कि आप क्या करेंगे इस केरल की जनता के लिए। सबसे बड़ा सवाल कि बेरोज़गारी जो केरल में है उसे दूर करने के लिए एक रोड मैप केरल की जनता के सामने रखना होगा। राहुल गांधी ने अपने चुने हुए प्रतिनिधियों से कहा, क्योंकि बेरोज़गारी इस देश में जिस कदर बढ़ रही है उसी कदर, उसी तेज़ी से आर्थिक बदहाली, आर्थिक विषमता भी इस देश में बढ़ती जा रही है। हम और आप आर्थिक रूप से कहीं पीछे पिछड़ रहे हैं। अब अगर आर्थिक स्थिति की बात करें तो आप सोचते होंगे कि अमीर लोग अपनी जॉब से ही करोड़ों कमा रहे होंगे। सच ये है कि सिर्फ जॉब से कोई अमीर नहीं बनता। उन्होंने अपनी इनकम को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया है और पैसा बनाया है, पर अक्सर लोगों को आइडिया नहीं होता कि शुरू कहाँ से करें। और इसलिए मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ मार्केट वुल्फ से।
मार्केट वुल्फ ये एक सेबी रजिस्टर्ड ऐप है जो इंडिया में काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। इधर एनालिस्ट आपको हर रोज़ बताते हैं कि किस में इन्वेस्ट करना चाहिए, वो भी बिल्कुल फ्री में। चलो मैं आपको दिखाता हूं कि क्यों ये ऐप इन्वेस्टमेंट के लिए एकदम परफेक्ट है। देखिए, मैंने यहां लॉग इन कर लिया। यहां जो फॉलो ट्रेंड फीचर है ना, इसमें आपको रियल टाइम में वो ट्रेड्स दिखते हैं जिसमें लोगों ने प्रॉफिट बनाया, और आप ये प्रॉफिटेबल ट्रेड्स एक टैप में ट्रेड कर सकते हैं बिना कोई गैसवर्क के। ये देखिए, मैंने बस क्लिक किया फॉलो ट्रेंड पर, ट्रेड को प्लेस किया और बस ट्रेड चालू हो गया मेरा। आप यहां बहुत छोटी सी इन्वेस्टमेंट अमाउंट से भी ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं। और जिनको डर लगता है कि बड़ा नुकसान हो गया तो क्या करेंगे, उसका भी सॉल्यूशन है, इनबिल्ट स्टॉप लॉस। मतलब जैसे ही लॉस एक लेवल तक पहुंचता है, ये खुद स्टॉप लगा देगा ताकि आपको ज्यादा नुकसान ना हो। अब ये देखिए, प्रॉफिट ट्रेंड के हिसाब से मूव कर रहा था, मैंने स्टॉप ट्रेड पर क्लिक किया और बस 1306 रुपए का प्रॉफिट बुक हो गया। मार्केट वुल्फ ऐप आपको फ्री रिकमेंडेशन भी देता है। ये देखिए, लोगों ने अभी एक दिन में 14,142, दिसंबर में 33,515 और पिछले पूरे साल में 5,03,940 का प्रॉफिट बुक किया है। और इस प्रॉफिट में मार्केट वुल्फ कोई कमीशन भी नहीं लगाता। इस पूरी फैसिलिटी को आप सिर्फ 99 रुपए के लाइफ टाइम फी में यूज कर सकते हैं, वो भी सुबह 9 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक। मार्केट वुल्फ ऐप के 2 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड ऑलरेडी हो चुके हैं और इससे लोग अपना फाइनेंशियल फ्यूचर सिक्योर कर रहे हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है और कमेंट बॉक्स में भी पिन किया है, तो जाइए और मार्केट वुल्फ ऐप को अभी चेक कीजिए। अब ये लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी होते या बीजेपी का कोई नेता होता या किसी और पार्टी का कोई नेता होता, अगर ऐसी बात कर रहा होता, कोई भी आज विपक्ष में होता, तो मैं उसका समर्थन करता। ये बात सिर्फ राहुल गांधी की नहीं है। जिस वक्त कांग्रेस की सरकार या यूपी की सरकार थी, बीजेपी के भी कुछ जेन्युइन सवाल थे, हम उनका भी साथ देते थे। एक पत्रकार का ये फर्ज है, वही चीज़ आज हम कर रहे हैं, दोबारा कर रहे हैं। इसलिए इसे राहुल गांधी या कांग्रेस के साथ जोड़ के ना देखा जाए, क्योंकि ये देश, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि सरकारें आएंगी सरकारें जाएंगी, लेकिन ये देश जिंदा रहना चाहिए। इस देश को जिंदा रहने के लिए बहुत अहम जो चीज़ है वो है इसका लोकतंत्र, और लोकतंत्र की सबसे अहम कड़ी है हमारे देश का संविधान। और संविधान हमें, इस देश की जनता को हक देता है कि हम अपनी सरकार खुद चुनें, अपनी पसंद की सरकार चुनें, ताकि हम किसी और को जिम्मेदार ना ठहरा सकें। लेकिन क्या हमसे वो अधिकार छीना नहीं जा रहा? ज़रा अपने दिल पे हाथ रख के सवाल पूछिए, क्या हमसे वो हक छीना नहीं जा रहा? वोट चोरी के ज़रिए या किसी भी मैनिपुलेशन के ज़रिए। तो अल्टीमेटली फिर चारा क्या बचता है जनता के पास और विपक्ष के पास? चारा बचता है कि जहाँ जहाँ उसके पास कोई मौका मिले उसको सुधारने की कोशिश करे। और यही चीज़ कांग्रेस की कर्नाटक सरकार कर रही है। कर्नाटक की सरकार ने आने वाले स्थानीय निकाय चुनाव को ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से कराने का निर्णय लिया है। कर्नाटक सरकार का कहना है कि चुनाव आयोग से अब तक ईवीएम को लेकर और वोट चोरी को लेकर जितनी शिकायतें की गई, सब अनसुनी कर दी गई। तो ये हमारा हक है, हम जैसे चाहें स्थानीय निकाय चुनाव करें। तो कांग्रेस पुराने ट्रेडिशन पे जा रही है, बैलेट से चुनाव करवाना चाह रही है, और इसी को लेकर बीजेपी तड़प रही है, और इस तड़पाहट में उसकी घबराहट भी साफ दिख रही है। The prerogative of the state election commission on how they would like to conduct the elections, and we have moved a bill, an amendment for the same. So there's nothing wrong with reverting back to the ballot paper. There's no rule against it, right? So, definitely BJP will oppose this move. BJP can oppose anything that they want. See, we have laid down facts on how voter lists are being manipulated, how the election commission is not responding to the government of Karnataka's complaints,
how they have not been giving us documents related to the Anand issue. And when we are getting absolutely no response from the ECI, what do you expect us to do? And BJP can do what they want. Anyway, the way Election Commission is behaving of late, it looks like they're in Chunavi wing of, or an election wing of the BJP. That's how they are behaving. So whatever it is, we are doing as per law, and we will ensure that free and fair elections happen in the local bodies here in Karnataka. कभी कभी मुझे लगता है कि बीजेपी को जवाब देने के लिए, जवाब इन द सेंस कि जिस तरह से आउट ऑफ कंट्रोल होते जा रहे हैं बीजेपी और उनके समर्थन करने वाले लोग, उन्हें उन्हीं की भाषा में जवाब देने के लिए DK शिव कुमार, प्रियांक खड़गे, ममता बनर्जी ऐसे नेताओं का होना भी ज़रूरी है। ये जानते हैं कि ईंट का जवाब पत्थर से कैसे दिया जाता है, और जब जब ऐसे नेता जवाब देते हैं तब तब सामने जो बैठा है सत्ता में, दिल्ली की सत्ता में, वो लाजवाब हो जाता है, उसके पास कोई जवाब नहीं रहता। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी या कांग्रेस या और भी कोई विपक्षी पार्टियां मजबूर हैं कि सत्ता उनके पास नहीं है केंद्र में, इसलिए सवाल पूछने का हक उनके पास है, वो सवाल पूछते हैं। लेकिन फिर वही मैंने बात जब शुरू में कही थी कि उनके सवालों की वैधता, उनके सवालों की सच्चाई और उनके सवालों का दम सिर्फ ड्राइंग रूम या आपसी बैठकों तक क्यों सीमित रह जाता है? क्यों ये चीज़ पब्लिक बाहर नहीं पूछ पाती है? ऐसा कौन सा डर है जिसकी वजह से ना चाहते हुए भी जनता खामोशी से सब सुनती है और वोट उसी तरफ देती है? उसका कारण है हम हिंदुस्तानियों का एक नेचर, जहां हम आज की सोचते हैं, जैसा राहुल गांधी ने भी कहा, हम कल की नहीं सोचते। हमारे लिए देश पहले नहीं है, हमारे लिए अपना परिवार पहले है, परिवार का फ्यूचर पहले है, हमारी सिक्योरिटी पहले है, इकोनॉमिकल सिक्योरिटी हम पहले देखते हैं। और बात सही भी है, क्योंकि हम देश के तौर पर विकसित देश नहीं है, विकासशील देश है, जहाँ पर सबसे बड़ा चंक, दुनिया में शायद सबसे बड़ा जो मिडिल क्लास चंक है वो भारत में है। मिडिल क्लास रोज़मर्रा की ज़िंदगी से लड़ता रहता है, वो आज की लड़ाई लड़ता है ताकि कल को सुरक्षित कर सके, अपने बच्चों का कल सुरक्षित कर सके। इसी लड़ाई में हमारी सारी ज़िंदगी चली जाती है और उसी डर से हम लोग कभी भी सरकारों से सवाल नहीं पूछते, बचते हैं। और जब जब इस देश की जनता ने सरकार से सवाल पूछा है, तब तब जितना ही बड़ा नेता क्यों ना हो, जितनी ही बड़ी सरकार क्यों ना हो, इस देश ने तख्ता पलट किया है। इंदिरा गांधी को भी सत्ता गंवानी पड़ी थी, मनमोहन सिंह की सरकार को भी सत्ता से जाना पड़ा था। लेकिन उन दोनों सरकारों का आप कंपैरिजन देखें तो देश को इतना नुकसान नहीं हुआ था जितना इस प्रेजेंट टेन्योर में हुआ है, इन 12 सालों में हुआ है। तो अब ज़माना टेक्नोलॉजी का है, ज़माना इन्फॉर्मेशन का है, सब कुछ हमको तुरंत इन्फॉर्मेशन मिलती है, फिर भी हम लोग खामोश क्यों बैठे रहते हैं? क्यों हम लोग अपने आप को मुर्दा बस्ती में बदलते जा रहे हैं? और क्यों हम राहुल गांधी जैसे नेताओं की बात को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकालते हैं? सोचिएगा ज़रूर। तो जाते जाते आपको एक बार फिर याद दिला दूं कि मार्केट वुल्फ ऐप के 2 मिलियन से ज़्यादा डाउनलोड ऑलरेडी हो चुके हैं। लिंक मेन कमेंट में है, पिन किया है, बस आपको क्लिक करके डाउनलोड करना है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, और अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है,
फिर गुजारिश करूँगा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।